सांसदों ने चुन तो लिया है, लेकिन क्या मोदी अपनी सरकार पूरी तरह से चला पाएंगे? क्योंकि जयराम रमेश तो ये अभी भी यही कह रहे हैं कि वो 1/3 प्रधानमंत्री हैं, और 1/3 इस तरह से कि नवीन माफ कीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों के बिना वो अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे। इंडिया गठबंधन इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ये कभी भी वो नहीं रहा कि हम बाईपास करके हम सत्ता में आए। अगर जनता ने उनको थोड़ा सा कम सीटें दी और एनडीए को ज्यादा सीटें मिली हैं, तो बेशक मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन किस तरह वो देश को एक स्थिर और मजबूत सरकार दे पाएंगे, ये एक सवाल देश के सामने इस समय है। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अब तक मोदी जिस तरह से 10 सालों तक वो मोदी मोदी मैं करते रहे, अब वो किस तरह से एनडीए के गुणगान कर रहे हैं, और आज वो ये बता रहे हैं कि एनडीए तो हमेशा से ही था। जैसे वो ना वो आए, ना वो उनको किसी ने बुलाया, बस वो बनारस पहुंच गए, वाराणसी पहुंच गए, माँ गंगा के बेटे बन गए। कुछ उसी अंदाज में आज उन्होंने ये बोला कि एनडीए तो हमेशा से ही था, और उन्होंने ये भी कह दिया कि इतना मजबूत गठबंधन पहले कभी नहीं रहा, और प्री पोल अलायंस इतना पहले कभी भी नहीं रहा। ये नहीं, यहाँ ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में इस अलायंस ने भी एक इतिहास रच दिया है। प्रेम कुमार जी, अभी तक नरेंद्र मोदी का जो हमने 10 सालों का कार्यकाल देखा, उन्होंने कभी भी एनडीए को तवज्जो नहीं दी। आज जब वो ये बात कर रहे थे, तो अब क्या वो जो संसद में अगर वो फैसले लेंगे, तो क्या वो सारे सांसदों की सहमति लेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा कि उनके अपने पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं चलता था। 8 बजे वो आ जाते थे, नोटबंदी की घोषणा कर देते थे, अचानक वो लॉकडाउन की घोषणा करते थे, और उनके पार्टी के नेताओं को, सांसदों को नहीं पता होता था। वित्त मंत्रालय का काम हो, चाहे रेल मंत्रालय का काम हो, चाहे कृषि मंत्रालय का काम हो, सारे काम, सारे फैसले मोदी लिया करते थे, और हर जगह उन्हीं की तस्वीर दिखा करती थी। यानी यहाँ तक कि टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट हुआ, उसमें भी मोदी की तस्वीर दिखने लगी थी, और ये तो गनीमत रही। ये इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एनडीए ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज ही एनडीए की संसदीय दल के नेता का हुआ था चुनाव। नरेंद्र मोदी को चुना गया है एनडीए संसदीय दल का नेता। ये समय की बड़ी खबर कि एनडीए ने राष्ट्रपति से मिलकर अब सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ऐसा ही होना ही था, और अभी एनडीए के कुछ समय पहले संसदीय दल के नेता का उसमें चयन हुआ। नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए संसदीय दल का नेता, और ये जाहिर सी बात है कि मोदी ने किस तरह से अपने आप को नेता यहाँ पर बताया, ये भी अभी हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जयराम रमेश भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, सीधे एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई, और उसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। मैं बात यही कर रही थी कि अभी 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने सारे फैसले खुद ही लिए। उनकी पार्टी के सांसदों को, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी पता नहीं चलता था कि आखिर अब सरकार कौन सा अगला कदम उठाने जा रही, किस तरह के फैसले लेने वाली है। चाहे कश्मीर से 370 खत्म करने की बात हो, चाहे कृषि कानून बनाने की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, आधी रात को जीएसटी लागू करना हो, या कि लॉकडाउन करना हो, या रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाना हो, मोदी सारे काम खुद ही करने में यकीन करते थे। प्रेम कुमार जी, अब जबकि उनकी मजबूरी हो गई है कि एनडीए के दलों को वो साथ लेकर चलें, क्योंकि आज उन्होंने बीजेपी नहीं कहा, मैं नहीं कहा, उन्होंने केवल एनडीए की बात की। आपको क्या लगता है, मोदी क्या इतनी सहजता से इन सब के साथ वो अपना एडजस्टमेंट कर पाएंगे? क्योंकि यही चीज तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल रही है। वो तो अपने आसपास किसी को नहीं देखना चाहते। शिखर पर आदमी अकेला ही रहता है, और वो हमेशा शिखर पर बने रहना चाहते थे। आपको क्या लगता है, मोदी अब क्या करेंगे आगे? सर्वमित्रा जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक सच्चाई को नकारा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सबसे मजबूत सरकार है। इस 350 की संख्या में एनडीए मजबूत होगी कि 290-92 की संख्या में मजबूत होगी, ये गणित भी को भी नकार दिया उन्होंने। तो ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक तक की परंपरा नहीं निभाई गई। आप बीजेपी में सर्वमान्य नेता हैं या नहीं, इसका भी प्रदर्शन नहीं हुआ। माना कि आप पहले से उम्मीदवार घोषित थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल में उसका नेता चुना जाना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें विरोध के स्वर को भी जगह मिलने की परंपरा है, कि अगर कोई विरोध में भी कहना चाहे तो उनको भी सुनने का अवसर होता है। अब एनडीए की बैठक में बीजेपी के सांसद तो कोई बात
अलग हट के लाइन से नहीं कह सकते, उनको समर्थन करना ही विवशता है। यानी एक तरह से तानाशाही का डंडा अब सबसे पहले बीजेपी के सांसदों पर चला है, बीजेपी पर चला है। बीजेपी सरकार तो मुंह से निकल ही नहीं रही है, मोदी सरकार भी बोलना बंद हो गया है और अब सिर्फ एनडीए सरकार कही जा रही है। ये बदली हुई प्रवृत्ति है, बदली हुई आबो हवा के हिसाब से पैदा हुई प्रवृत्ति है और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि इस मौके को वो कैसे आगे ले जाते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि ये एनडीए की बैठक नए संसद भवन में क्यों नहीं हुआ, क्यों पुराने संसद भवन में हुआ। इससे पहले ये माना गया था कि नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार चुने गए थे तो उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि इस संसद भवन में तीसरी बार रिपीट नहीं होता है लगातार, तो आपको नया संसद भवन बनाना होगा। तभी उन्होंने ठान लिया और वो न्यू विस्टा ये सब प्रोजेक्ट आया और नई संसद बनकर तैयार हुई और उसको सेंगोल के साथ में, धर्म ध्वजा दंड के साथ में वहां सारा कुछ हुआ। लेकिन जब नई सरकार चुनकर आती है तो वो बैठक नई संसद भवन में नहीं हो रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहां भी किसी ज्योतिषी ने उनको कहा है कि अब शकुन वाला नया संसद है। कहा होगा, मैं दावे से नहीं कहता, ये जरूर कहा होगा कि ये संसद भवन जो है अब शकुन वाला है, जब से आप आए तब से वितंडा ही खड़ा हो रहा है इस संसद भवन में, इसलिए आप यहाँ शपथ मत लीजिए, यहाँ बैठक मत कीजिए और ये बैठक पुराने संसद भवन में हो। पुरानी संसद भवन का तो नाम भी आपने बदल दिया, कुछ और कर दिया, तो असली संसद भवन में ये बैठक क्यों नहीं हुई। ये भी एक तरह का डर है, उनको लगता है कि नए संसद भवन में अगर हम जाएंगे तो इसका शकुन सही नहीं रहा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है इस बैठक का, यहाँ नए संसद भवन में ना होकर के पुराने संसद भवन में हो। इसके बाद अगर हम देखें तो जो भाषण वो दे रहे हैं वो विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और विपक्ष को नकारा बता रहे हैं, कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस की उपलब्धि को कमजोरी बता रहे हैं। कांग्रेस 100 भी नहीं पहुंच पाई। अरे कांग्रेस पिछले बार अर्धशतक लगाई थी, इस बार शतक लगाई। 97% का ग्रोथ रेट है, आपका डिक्लाइन है 20% का। इसके बावजूद आप कांग्रेस के ग्रोथ को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि दुत्कार रहे हैं कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आई जितनी हमारी इनकी 3 लोकसभा चुनावों में जोड़ करके हमारी आई है, उतनी नहीं आई, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो ये एक बार फिर से अहंकार दिख रहा है और इस अहंकार का कारण वो 2 बैसाखियां हैं। वो 2 बैसाखी में जब भी दीमक लगेगा वो बैसाखी टूट जाएगी और दीमक लगने में ज्यादा वक्त लगना नहीं है, क्योंकि उन बैसाखियों का भी जो सहारा है वो अंतर्द्वंदों से भरा हुआ है। बिहार में नीतीश अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को अभी वहां साबित करना है, अच्छा बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। जी प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपकी बात के लिए। अमलेंदु जी, प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं कि 2 बैसाखियों के सहारे, और ये 2 बैसाखियां भी कितनी मजबूत हैं इस पर अभी संदेह बरकरार है। और दूसरी बात, मोदी ने जो पुराने संसद भवन में, मतलब जिस संसद को हम लोग हमेशा से जानते पहचानते आए हैं, जिसको देखकर ही एक भरोसा होता है लोकतंत्र और संविधान पर, जबकि नई संसद से वो एक दूरी सी नजर आने लग गई थी जनता और संसद के, मतलब जनप्रतिनिधियों के बीच की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी संसद में संविधान, जिसको नरेंद्र मोदी ने माथे से लगाया, और नई संसद में है सेंगोल, जिससे अब वो शायद दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। सेंगोल और संविधान में संविधान को चुनना, क्या ये मोदी ने कुछ इस तरह का संदेश देने की कोशिश की। और दूसरी मेरे मन में आशंका ये उठती है कि पिछले बार यानी जो सबसे पहली बार वो संसद पहुंचे थे तो संसद की ड्योढ़ी पर उसको सिर झुकाकर वहां नमस्कार किया था, उसके बाद संसद ही बदल दी। अब उन्होंने संविधान को सिर माथे से लगाया, लेकिन अभी 400 पार तो नहीं हुए। गनीमत ये रही, क्या अभी भी कोई खतरा ऐसा आप देख पाते हैं संविधान पर? क्योंकि जिस तरह का इनका अहंकार आज बोल रहा है, ये अभी भी जिसको रस्सी जल गई बल नहीं गए वाली बात है कि आपकी सीटें कम हो गई, लेकिन फिर भी आप अपने आप को इस तरह से बता रहे हो कि हम तो हमेशा से जीते हुए थे और जीते ही रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ये कहा आज अपने भाषण में
कि विपक्ष ने 2024 के लोकसभा नतीजों को हमारे लिए हार के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन हम हारे नहीं, हम कभी नहीं हारे, हम कभी नहीं हारेंगे। ये नरेंद्र मोदी इस तरह की जो भविष्यवाणियां करते हैं, आखिर इनका दम कहां से आता है इनमें? अभी तो इनके सांसद भी कम हो गए, अभी ये खुद एनडीए के मतलब लोगों के साथ, और उसमें भी बात ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो तो हैं ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, कि अगर ये दो इनमें से एक भी इधर उधर हुआ, हालांकि आज नीतीश कुमार बोल दिए कि उधर वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये खुद भी अगर उधर हो गए तो ये सरकार गिर जाएगी। और दूसरी बात कि इस एनडीए में नीतीश कुमार भी हैं और चिराग पासवान भी हैं, जिनका बिहार में अभी से वो 36 का आंकड़ा हम लोग लगातार देखते आए हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी किस तरह से इस एनडीए सरकार को चला पाएंगे, संभाल पाएंगे, जबकि आज तो अमित शाह भी उनके साथ नहीं थे, राजनाथ सिंह को उन्होंने पहले ही रक्षा मंत्री बोल दिया। और मंत्रियों वाली बात पर भी मैं आपको बताती हूँ, जब उन्होंने ये कहा कि आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ ये सारे प्रयास निरर्थक हैं, ऐसी गपबाजी करने वाली बहुत बड़ी फौज रहती है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार नहीं बने। इंडिया गठबंधन वालों ने फेक न्यूज में डबल पीएचडी कर ली है, वो शायद इसका सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे, हम इससे दूर रहें। यानी जो अभी ये कयास चल रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन मांगेगा और रेल मंत्रालय किसको मिलेगा और कृषि किसको मिलेगा और वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के किसके पास जाएगा, ये सारी चीजें अभी से उठने लगी हैं। अभी हमने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो किस तरह से मंत्री पद ये बांट पाएंगे? और ये जो इनका दावा है कि हम कभी नहीं हारे और कभी नहीं हारेंगे, आखिर नरेंद्र मोदी इतना अहंकार, इतना दंभ और इतनी मजबूती जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आधार आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इनके पास अभी भी उद्योगपतियों का वो जो समर्थन मौजूद है, या जो शेयर घोटाला जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है, क्या इनको ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी हम पूरा कोई बड़ा गोलमाल कर लेंगे लेकिन हम सत्ता में बने रहेंगे? अमलेंदु जी देखिए सौमित्रा जी, एक तो नरेंद्र मोदी का अहंकार जो बोल रहा है ये खोखला अहंकार है। अंदर से नरेंद्र मोदी बहुत खोखले हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो अहंकारी व्यक्ति हैं और अहंकार उनके सिर पर चढ़ के बोलता है, तो अभी भी वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी में हिम्मत थी तो जाकर सेंगोल उठा करके लाते, संविधान को माथे पर नहीं लगाते। भाई आप तो संविधान के सामने लेट गए थे ना, पूरे दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम सब कुछ किया था आपने सेंगोल के सामने। आप में हिम्मत थी तो आज लाते सेंगोल को ला करके रखते। क्योंकि सेंगोल जो है वो संविधान का विरोधी है और संविधान के ऊपर खतरा उसी दिन लोगों को समझ में आ गया था जिस दिन सेंगोल स्थापित किया गया था। तो आज संविधान को बचाने वाले लोगों ने आपको मजबूर कर दिया कि आपको संविधान के आगे सिर झुकाना पड़ रहा है। आपके मन की बात तो अभी भी ये है कि संविधान को नष्ट करना है, संविधान को ख़त्म करना है। ये मन की बात आपकी लोगों की समझ में आ गई है, लेकिन वो मन की बात आपकी निकल नहीं पा रही है, चूँकि जनता का जो जनादेश है वो यही है कि संविधान बचाने के लिए जनादेश दिया है लोगों ने, जनादेश जो आया है। तो नरेंद्र मोदी हिम्मत करके भी उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनका डर बोल रहा है और डर में जो है अहंकार मिश्रित हो गया है। तो अहंकारी व्यक्ति हैं तो अहंकार तो इस तरीके से उनका रहेगा, बना रहेगा। और एक कहावत होती है समिता जी हम लोगों के यहाँ कि जो अहंकारी होता है वो आखिर तक जो ये करता रहता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वो हारता जाए, मतलब जज साहब ने बहुत तेरा हारा, हम हारे ही नहीं, तो जनता ने जनादेश नहीं दिया लेकिन हम तो हारे ही नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी वही है कि जज साहब ने बहुत तेरा हराया, हम हारे ही नहीं। अब जनता जो इनका अगर कॉलर पकड़ के खींच की ज़मीन पर आई है तब मानेंगे कि जनता ने हरा दिया है। भाई अगर 80,000 वोट जो है आपको बनारस में कम मिलते या 80,000 वोट अजय राय के पड़ जाते, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, मालूम पड़ जाता आपको। भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम सांसद आपसे ज़्यादा वोट लेकर के जीत करके आपसे ज़्यादा मार्जिन से आए हैं। तो आपका अहंकार किस बात के लिए है? आपको तो नज़र जो है वो नहीं मिलानी चाहिए अमित शाह से ही, शिवराज सिंह से। तो ये अहंकारी व्यक्ति हैं, तो अहंकार उनका बोल रहा है निश्चित तौर पर, लेकिन वो अहंकारी व्यक्ति जो है उनका अहंकार जो है वो जनता ने तोड़ के रख दिया है। आने वाला समय जो है वो नाना जो है इनको ठीक करके रखेंगे ये, और नाना ही इनको गिराएंगे भी। नाना मतलब नायडू और नीतीश कुमार, ये दो नाजो हैं, वो नाना जो है इनको ठीक करेंगे। और जो जयराम रमेश जो 1 तिहाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये 1 तिहाई प्रधानमंत्री ही हैं। और हम लोग देखेंगे किस तरीके से, यानी आज संसदीय दल का नेता चुने जाने से पहले इनको एनडीए का संसदीय दल का नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता अभी भी नरेंद्र मोदी नहीं चुने गए हैं।
सर मित्रा जी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी नहीं चुने गए हैं, एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। तो ये अब अभी अगर जाकर के दावा पेश कर दिया तो यहां पर भी अभी पेच फंस सकता है, अगर कोई पेच फंसाना चाहे तो, कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के आप नेता नहीं हैं। तो ये भी एक संवैधानिक चीज बन सकती है, अगर कोई इसको करना चाहे। हो सकता है शपथ हो जाए उसके बाद जाकर के ये चीज़ें सब सामने आए। लेकिन जो है नरेंद्र मोदी की घबराहट आप समझ सकती हैं कि अगर नरेंद्र मोदी वास्तव में इतने ताकतवर और उनका अहंकार इसी तरीके के अभी तक चढ़ के बोल रहा है, तो पहले उनको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में नेता चुन करके आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए हैं चुन करके, एनडीए के संसदीय दल के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की अगर बैठक होती तो अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती थी और बहुत सारे खेल हो सकते थे, तो इसलिए ये तरीका अपनाया गया। तो ये नरेंद्र मोदी का डर जो है वो सामने आकर के बोल रहा है। हमको कई अवसर ऐसे आएंगे सर मित्रा जी आगे आने वाले समय में, नरेंद्र मोदी का डर जो है वो लगातार हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार डरे हुए व्यक्ति की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति का होता है सर मित्रा जी, वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर घिर जाता है तो घिर जाते समय फिर वो अपने जो है वो धमकियां फिर देना शुरू करता है कि खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। तो नरेंद्र मोदी का जो आज अहंकार बोल रहा है, ये अहंकार उसी तरीके का बोल रहा है, खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। जनता ने आप भारतीय जनता पार्टी के गाल पे ठीक से जो है वो रसीद किया है अपना जनादेश जो है, और आप कह रहे हैं हम हारे ही कहाँ हैं। तो क्या चाहते थे नरेंद्र मोदी? अगर मान लीजिए ये निष्पक्ष चुनाव होता, पारदर्शी चुनाव होता और चुनाव आयोग नाम की जो संवैधानिक संस्था है वो अगर जिंदा होती, तो क्या आज यही परिणाम होते जो आए हैं? 1 करोड़ वोट जो है वो 11 दिन के अंदर पढ़े जाते हैं 2 राउंड में, किस तरीके से पढ़े जाते हैं? तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो इस पर बात आगे विवेचना होती रहेगी। तो लेकिन नरेंद्र मोदी को चूंकि बोलने की आदत है, बोलते हैं तो वो अपना बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन ये अभी अपने लोगों के बीच बैठे हुए बोल रहे हैं। जब संसद चलेगी और जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे ये संसद से नाराज ही रहेंगे, जैसे पहले नाराज रहे थे, अब तो और ज़्यादा गायब रहेंगे संसद से। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वहाँ नारे लगें। आपको याद होगा सर मित्रा जी, जब अडानी के ऊपर राज्यसभा में बहस चल रही थी, राज्यसभा में भी बहुमत है लेकिन लगभग बराबर की स्थिति है वहाँ विपक्ष की, और जब नारे लग रहे थे वहाँ तो नरेंद्र मोदी के चेहरा और हाव भाव देखने लगता है किस तरीके से अपनी छाती पीट रहे, तो फिर आखिर में कहना पड़ा उनको एक अकेला सब पे भारी है। तो जो उस दिन राज्यसभा में स्थितियां बनी थीं, उससे ज़्यादा गंभीर स्थितियां अब रोज़ हमको जो है लोकसभा में देखने को मिलेंगी। तो नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार रहे और फिर छाती पीट कर कहें एक अकेले सब पे भारी। देखते हैं कितने अकेले भारी हैं। रोज़ नाना के सामने नमस्ते करते हुए नजर आएंगे, अभी करते हुए नजर आ रहे हैं, अभी करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने किस तरीके से उनकी भाव भंगिमाएँ देखी जा सकती है। बिल्कुल आत्मसमर्पण की मुद्रा में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या होगी आने वाले समय में, लेकिन उनको कहने का अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भाई किसी को भी अधिकार है कि हम तो नहीं जीते, नहीं हारे, हमें इतना मिला है, बहुमत मिला है। लेकिन आप जो नारा दे रहे थे कि 370 अकेले आएगी भारतीय जनता पार्टी, 400 एनडीए आएगा, उस नारे का क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? 4 जून की सुबह से आप जो भूल गए हैं 400 पार, अब की बार आपका कोई नेता नहीं बोल रहा। तो 400 पार की नारे की बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अकेले 370 की आप बात कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे हैं? और जैसा प्रेम कुमार जी ने सवाल उठाया कि भाई नए संसद भवन में आपकी बैठक क्यों नहीं हुई, सेंगोल को लेकर के आप क्यों नहीं आए, संविधान के सामने आपको सिर झुकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब आप शपथ लेंगे तो आप संविधान की शपथ लेंगे, सेंगोल की शपथ नहीं लेंगे। और यही संविधान की मजबूती है जिसको आप नष्ट करना चाहते थे, कि उसने आपको मजबूर कर दिया है कि आपको उसी संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी, सेंगोल की शपथ आप नहीं ले पाएंगे। यह संविधान की मजबूती है जिसको इस देश की जनता ने मजबूर किया नरेंद्र मोदी को कि आप संविधान को बदल नहीं सकते, आप संविधान की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पराजय यह है कि आपको आज संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। जिस संविधान को आप बदलने की बातें कर रहे थे, आपके लोग बाबा बातें कर रहे थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप ये बात कर सकें कि आपको संविधान बदलना है। आज कोई बात करके दिखाए नरेंद्र मोदी का साथी कि संविधान बदलना है हिम्मत तो करके दिखाए संविधान बदलना है। निकल चुकी है आपकी हवा, इस संविधान ने आपको मजबूर कर दिया और ये संविधान आगे भी आपको मजबूर करता रहेगा कि आपको संविधान के सामने आपको सिर्फ झुकाना पड़ेगा। जी सर मित्रा जी।
जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया इस देश की जनता ने, क्योंकि इंडिया अलायंस ने शुरू से ही इस चुनाव में संविधान का मुद्दा बिल्कुल पुरजोर तरीके से सामने रखा और जनता को ये भरोसा दिलाया कि उसकी लड़ाई संविधान बचाने की है, जबकि बीजेपी की नीयत संविधान को खत्म करने, संविधान को बदलने की है। और ये कोई आरोप नहीं था इंडिया गठबंधन का, खुद बीजेपी के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने बार बार इस बात के संकेत दिए कि हमको 400 पार दीजिए, क्योंकि हमको संविधान बदलना है। उसके बाद नरेंद्र मोदी को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि नहीं, कोई भी संविधान बदल नहीं सकता, बाबा साहेब भी नहीं बदल सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और उनकी बातों को जनता ने नहीं सुना, और इसीलिए इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई, खासकर उन राज्यों में जहां पर संविधान बदलने की बातें की गई थी। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार है। अब नरेंद्र मोदी सच को न देखना चाहें, आईने में अपना चेहरा न देखना चाहें, तो ये उनकी मर्जी है। वो इस मुगालते में अगर है कि एनडीए कभी भी हारा ही नहीं और नहीं हारेगा, तो ये भी उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इसी एनडीए को 2004 में यूपीए ने हरा दिया था। तब भी एक मजबूत अलायंस बना था सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी जिसने 10 साल पूरे किए थे। तो ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद उसकी शपथ लेने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेंगे, सेंगोल की नहीं लेंगे, जैसा कि अमरिंदर उपाध्याय जी बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, यहाँ जो सेंगोल का जो प्रश्न उठा, नई संसद में सेंगोल रखी हुई है, और वहां पर जब आपको याद होगा जो सेंट्रल विस्टा इसका जो उन्होंने उद्घाटन किया था, तब कैसे पूरे धर्म के जो सारे मतलब हिंदू धर्म के वो पूजे मतलब पंडितों को साथ में लेकर वो आए थे, और पूजा पाठ के बीच में उन्होंने सेंगोल की वहां पर स्थापना की थी, और एक ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हिंदुत्व का राज कायम हो सकता है, और ये उन्होंने ये साफ साफ बताया भी था। लेकिन उसी दौरान बाहर महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा था। तो ये एक स्टंट था कि चलो इस चीज से ध्यान भटकाएं हम, और हम इधर महिला आरक्षण की बात कर रहे थे और उधर सेंगोल की भी वो सब चर्चा हो रही थी। लेकिन उस समय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो उस समय बीजेपी के इस तरह साथ नहीं थे। आज अगर नरेंद्र मोदी को पुराने संसद भवन लौटना पड़ा है अपने खुद को नेता बनवाने के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ हैं, तभी वो नेता बन पा रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि ये मजबूरी की शुरुआत अभी हो चुकी है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये दो नेता भी संविधान के पक्ष में है, सेंगोल के पक्ष में नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये इनकी मजबूरी यहाँ अभी से दिखने लगी है? दूसरी बात, बीजेपी के नेताओं की जो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, उसमें नरेंद्र मोदी को नेता नहीं चुना, और इस बारे में जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा था ये तो हमने देखा ही है। जयराम रमेश ने इससे पहले एक ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट को भी हम देख लेंगे, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से बाईपास सर्जरी की है नरेंद्र मोदी ने, किस तरह से अपने ही दल के सांसदों को किनारे कर दिया है। क्या है वो ट्वीट? एक बार ये जयराम रमेश का ट्वीट देख लेते हैं। जयराम रमेश लिखते हैं, भाजपा की संसदीय कमेटी की बैठक नहीं हुई, पर एनडीए ने 1/3 प्रधानमंत्री पहले नियुक्त कर दिया। यह इसलिए किया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं था कि भाजपा के चुने हुए सांसद उनको अपना नेता चुनेंगे या नहीं। खुद बहुत कम वोटों से जीते सांसद नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत अनिश्चितता और बौखलाहट का यह सीधा प्रमाण है। उन्होंने भाजपा के सांसदों की बाईपास सर्जरी कर दी है। जयराम रमेश का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी 1/3 प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने सीधे एनडीए से ही अपने आप को नेता चुनवाया है। उन्होंने बीजेपी सांसदों, क्योंकि उनको ये भरोसा ही नहीं है कि बीजेपी सांसदों की अगर बैठक होती। आपको क्या लगता है प्रेम कुमार जी? क्योंकि अभी हम ये जो विजुअल एक देख भी रहे हैं, वीडियो देखिए, इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि तमाम नेता खड़े हुए हैं, बीजेपी के सारे सांसद खड़े हुए, लेकिन नितिन गडकरी बैठे रहे। ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्होंने पिछले कई मौके पर खुद अपनी सरकार की आलोचना की, नरेंद्र मोदी के उनकी कार्यशैली की आलोचना की, खासतौर से जो जिस तरह से वो दूसरे दलों में जोड़ तोड़ करते रहे हैं, उसको उन्होंने गलत बताया है। उसके बाद नितिन गडकरी को साइडलाइन करने की कोशिश मोदी शाह की जोड़ी ने की थी। यहां पर नितिन गडकरी खड़े नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वाकई बीजेपी सांसदों की बैठक होती, तो क्या ऐसा कोई चांस बनता कि नरेंद्र मोदी नहीं चुने जाते नेता, या चुने जाते तो उनके ऊपर बाकायदा दबाव होता कि देखो हम आप पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे। और यही मनमानी पर रोकने का जो मतलब ये अंकुश लगाने का काम क्या अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी कर पाए? प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी शुक्रिया सरुमित्रा जी। देखिए,
दोनों मीटिंग में एक फर्क है। एनडीए की मीटिंग में कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते, स्वीकार करना है जो मोदी जी बोलेंगे, मन की बात वो सुनेंगे। लेकिन बीजेपी की अगर संसदीय दल की बैठक होती तो पार्टी में आवाज उठाने को कोई रोक नहीं सकता था। खास करके एक बड़ी पराजय के बाद में ये मीटिंग होती तो वहाँ लोग सवाल उठा सकते थे कि किसको हराया, हराने का काम किया, संगठनात्मक कमजोरी क्या थी, इसकी संभावना रहती है। हो सकता है नहीं उठाते क्योंकि परंपरा नहीं रही है नरेंद्र मोदी के रिजिम में, जिसने भी बोला उसको सत्ता पार्टी या जगह से बाहर होना पड़ा। लेकिन फिर भी एक संभावना दी जाती है कि किसी को कोई असंतोष है, कोई बात है, तो वो संसदीय दल की बैठक में बोल सकता है। ये मौका ही नहीं दिया गया बीजेपी के सांसदों को, अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। और नितिन गडकरी जी जिस तरीके से बैठे हुए हैं और सारे सांसद खड़े हैं, तो अपने आप में वो ऑड वन हो जाते हैं। तो ये जो ऑड वन देख रहे हैं नितिन गडकरी, तो जाहिर है उनके पास भी कुछ कहने को होगा और उनको भी अवसर नहीं मिला कि वो कुछ बोले। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक ही ना हो। दूसरी बात, आपका एक और प्रश्न है कि सेंगुल को हाथ में रखना और नए संसद में वहां उस हिसाब से उसको सेंगुल को सम्मान देना, इसको छोड़ करके संविधान को सम्मान देना पड़ा है और पुराने संसद में ये बैठक करनी पड़ी है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका उत्तर देने के लिए सर्वमित्रा जी हमें थोड़ा सा इधर उधर भी देखना होगा। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो की रहती है। उपयोगी है तो साथ है, नहीं उपयोगी है तो साफ है, ये उनकी पॉलिसी रहती है। आपने इसी बैठक में देखा, जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने इस चुनाव में बीजेपी के सांसदों को जिताने में कोई भूमिका निभाई हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते। तो अब उनको समझ में आ गया कि जयंत चौधरी कोई काम का नहीं है, मेरे लिए मेरे दम पर 2 सीट जीत गया है। तो वहां अनुप्रिया पटेल को जगह मिलती है, बाकी छोटे छोटे दल को मिलती है, लेकिन जयंत चौधरी को नहीं मिलती है। यूज एंड थ्रो का ये बहुत बड़ा उदाहरण इसी एनडीए की बैठक में दिखा है। इसके बाद आप देखिए यूज एंड थ्रो का कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी विजयी उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वहां उन्होंने जय श्री राम का नारा बिल्कुल भी नहीं लगाया, वहां जय जगन्नाथ का नारा लगाया। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में सरकार मिली, 21 में 20 का लोकसभा सदस्य मिला, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक की सीट हार गए। यानी श्री राम जी ने जब उनको जवाब दे दिया तो इन्होंने अपना भगवान भी बदल लिया। यूज एंड थ्रो का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये एक और उदाहरण आपके सामने है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि नई संसद बनने के बावजूद, जैसा ज्योतिषी ने बताया होगा, उनकी संख्या बढ़ी नहीं, घट गई। तो इस संसद को भी वो अभिशाप मानने लगे। सोचिए इस सेंगुल का क्या माने, सेंगुल पर मैं आता हूं, और इसलिए उन्होंने पुरानी संसद में जाकर के शपथ ग्रहण किया। यानी एक बार फिर यूज एंड थ्रो वाली प्रवृत्ति यहां दिखती है। अब मैं आता हूं सेंगुल पर। सेंगुल को सामने रख करके इन्होंने कहा था कि पूरा तमिलनाडु जीत लेंगे हम, पूरा दक्षिण जीत लेंगे हम। लेकिन हुआ क्या? तमिलनाडु में लक्षद्वीप समेत 40 सीटों में 40 की 40 हार गई बीजेपी। एक भी सीट नहीं मिली। वो अन्नामलाई भी नहीं जीते, जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। तो अब इन्होंने सोचा उस सेंगुल का क्या करना। सेंगुल उनके लिए अब कोई उपयोगी नहीं रह गया। यहां फिर यूज एंड थ्रो। तो पूरी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की सियासत ही यूज एंड थ्रो पर आधारित है। तो इस हिसाब से हमें लगता है आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जी 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 बिल्कुल प्रेम कुमार जी, क्योंकि यूज एंड थ्रो यही हम लोग देखते भी आए हैं। क्योंकि बीजेपी के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि उसका जब जिससे मतलब सधता है उसको वो साथ रखते हैं, और जैसे ही मतलब पूरा हो गया
उसको बिल्कुल अलग कर दिया। कल भी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि दूध में मक्खी की तरह जिस तरह से निकाल फेंका जाता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान को वहां पर मध्य प्रदेश में किया गया या वसुंधरा राजे को राजस्थान में किया गया। नरेंद्र मोदी अपने आगे किसी भी नेता को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं और न ही वो अब उनकी ये हो गया है कि उनके आगे कोई सांसद भी अब उतना मजबूत ना रह पाए। भले उनसे बहुत ज्यादा अंतर से जीते हैं दूसरे सांसद, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्होंने अपने आप के लिए ही सुरक्षित रखा और इसके लिए वो क्या जोड़ तोड़ कर रहे हैं अब ये भी सब नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी में किस तरह का असंतोष दिख रहा है, इसकी एक वानगी आज नितिन गडकरी जिस तरह से खड़े नहीं हुए हैं ये नजर आने लगा है। आगे और क्या क्या होगा, किस तरह से बिगड़ेगा एनडीए का खेल, इस पर ही हम आज चर्चा कर रहे हैं। अमलेंदु जी, सेंगोल की बात प्रेम कुमार जी ने समझा दी। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहती हूँ। जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी भले ये कह रहे हैं कि एनडीए हमेशा से साथ में था, आज उन्होंने अपने भाषण में गलती से गलाने शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जब वो ये बोल रहे थे कि हमने तो एनडीए के सभी दलों को गलाया, गले लगाने, फिर वो गले लगाने, ऐसा उनकी वो स्लिप ऑफ टंग हुआ या फिर ये उनके मन की सच्चाई जाहिर हो गई कि हम गला देते हैं या गले लगाते हैं, ये वो जाने। खैर, किस तरह से शिवसेना को तोड़ा, कैसे अकाली दल को उन्होंने अपने से अलग किया या अकाली दल उनसे किस तरह से नाराज होकर अलग हुआ, ये सब जाहिर है। अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र रहा, जैसे हमने इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ते देखा तो हमने ये देखा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, जो न्याय पत्र की जो गारंटियां थी, उसको अखिलेश यादव भी बोलते थे, तेजस्वी यादव भी बोलते थे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये सब उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र, उसमें एनडीए का तो कहीं कोई जिक्र नहीं था या ये नहीं मालूम था कि एनडीए के बाकी दलों का उसमें क्या विजन है। अब जब ये एनडीए एक साथ आज उसने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह का ये लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें अग्निवीर स्कीम का क्या होगा, इसमें मुस्लिम आरक्षण का क्या होगा, जिस पर चंद्रबाबू नायडू पहले ही कह चुके हैं और आज भी टीडीपी के एक नेता ये बोल रहे थे कि हाँ, हमारे राज्य में तो जो पहले से जो चला आ रहा है वो वैसे ही चला रहेगा। तो ये जो कुछ खास मुद्दे हैं, किसान बिल का इन्हें अभी एक बार तो उसको वापस ले लिया, लेकिन अब ये क्योंकि आज मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अभी जो 10 साल में हमने किया वो तो ट्रेलर है, आगे अभी हम और काम करके दिखाएंगे। अब इनके कामों को तो सुन के ही डर लगने लगता है कि ये ट्रेलर इतना भयानक था इनका, आगे और ये क्या करेंगे। आपको क्या लगता है ये किस तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर एनडीए आगे बढ़ेगा और कब तक ये बढ़ पाएगा? ये जो रबर को खींचने की कोशिश करेंगे, ये किस पॉइंट पर जाकर टूटने की आशंका आपको नजर आ रही है अमलेंदु जी? देखिए बुशरा समित्रा जी, एक तो जो नरेंद्र मोदी जो बातें बोल रहे हैं तो शायद नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं, एक सांसद वाले, 2 सांसद वाले, उनको तोड़ ताड़ के भारतीय जनता पार्टी में मिला लेंगे तो फिर 272 पहुंच जाएंगे, जो थोड़ा समय इनको मिल जाएगा 5-6 महीने का। लेकिन वो परिस्थितियां पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियां कर रहा है और वो किसी भी हाल में ये कोई कहा जाए कि कोई कमज़ोर कड़ी नहीं छोड़ेगा नरेंद्र मोदी के लिए कि नरेंद्र मोदी इस तरह की कोई चीज़ें कर पाएँ। तो ये नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतें रहेंगी। नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए बातें तो 400 पार की भी कर रहे थे, आखिरी समय तक कर रहे थे। और आपको याद होगा कि समित्रा जी की जिस दिन चुनाव परिणाम आए हैं 4 तारीख को, उससे पहले शाम को जो है यानी 3 जून की शाम को भी नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अपनी हार के लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है, इन्होंने नकारात्मकता फैलाई और कुछ नहीं होगा विपक्ष का। इस तरीके की बातें सारी जो थे वो नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो जिस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी 3 जून को कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी उसी तरह की बातें आज कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी बातों के बादशाह हैं, शहंशाह हैं बातों के, तो बातें वो करते हैं तो बातें अपनी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत घबराए हुए, बहुत डरे हुए और बहुत ही लाचार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देखे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत थी तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुला करके उससे पहले नेता चुन करके आते, क्योंकि अभी तक जो है वो संसदीय दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, जो कि एक वैधानिक प्रक्रिया जो कि उनको चुन करके आना चाहिए था। क्योंकि एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए एक दलों का समूह है, उस दलों के समूह के आपको नेता चुना गया है। वो सांसदों की आवश्यकता नहीं थी उसमें तो तमाम दल जो थे वो अपने अपने संसदीय दल के नेता चुनते और वो संसदीय दलों के नेता जो है आपको समर्थन का पत्र सौंप देते कि ये हमने इनको समर्थन का पत्र दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो जाकर के अपना दावा करें और आप भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल का नेता जो होता वो जाकर के अपनी जाके सौंप देता, जो कि नहीं किया गया। तो इसमें वैधानिक त्रुटियां हैं। जो आज की जो सारी प्रक्रिया हुई है, इसको भी लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच सकते हैं और अगर इस आधार पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिला दी जाती है तो ये भी कानूनी पचड़े में फंस सकता है ये।
अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम नहीं कह सकते आगे क्या हुआ क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके के दबाव हमने न्यायपालिका के ऊपर भी देखे हैं, और सीजीआई जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ हैं, अभी उनका बयान था कि राजनीतिक जो है उसकी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं निर्णयों में, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उसका ध्यान रखना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा जाए कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया कि न्यायपालिका के ऊपर राजनीतिक दबाव होते हैं किस तरीके से, ये हम लोगों ने लगातार देखा है। तो वो न्यायपालिका भी अब दबाव से काफ़ी कुछ मुक्त हमको होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो बहुत सी चीज़ें हम वहाँ सब जा सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो निश्चित तौर पे एक डरे हुए, एक भयभीत जो है व्यक्ति के तौर पे नज़र आ रहे थे। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जब बैठे हुए थे तो कैमरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, तिरछे ही देख रहे थे, जबकि पहले वो नजरें कैमरे के सामने से हटाते नहीं थे, और कैमरे के उनके बीच में कोई आ जाए तो उसे धक्का दे करके हटा देते थे, खुद धक्का दे देते थे। मतलब अपने सुरक्षा कर्मी का भी इंतजार नहीं करते थे कि वो धक्का दे, बल्कि वो खुद धक्का दे देते, यहाँ तक कि अपने सुरक्षा कर्मी को धक्का दे देते थे। इस तरह के विजुअल भी सब हमने आए। आज वो नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने आंख नहीं मिला पा रहे थे, बाएं और दाएं तरफ देख रहे थे, जबकि खाली बैठे हुए थे, टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं देख रहे थे कि ये कहा जाए कि बोल रहे थे साहब, तो इसलिए कैमरे के सामने नहीं थे, टेलीप्रॉम्प्टर पे देख रहे थे। तो ये परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी के सामने पैदा हुई हैं, ये परिस्थितियाँ आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, ये कम होने वाली नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो सेंगोल के बारे में प्रेम कुमार जी हमारे काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो सब चीज़ें हैं, तो ये नरेंद्र मोदी डरे हुए व्यक्ति के तौर पे हमको लग रहा है कि सामने आ रहे हैं समिता जी। बिल्कुल बदले बदले सरकार नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी आज उनकी बहुत सारी चीजें बदली हुई देखने मिली। मंच पर उनके साथ जो लोग हमेशा होते थे, आज वो लोग नहीं थे, नए लोग अब मंच पर उनके साथ थे। और अभी हम ये देख रहे हैं उनके गले में जो पटका भी पड़ा हुआ है अमरेंदु जी, वो भी भगवा नहीं रह गया, कमल का कोई निशान नहीं है, भगवा गमछा नहीं है, बल्कि उसके जगह एक सफेद और उस पर सुनहरी जो गोटा है वो लगा हुआ है। यानी ये कुछ बदलाव की और इशारा तो कर रहे हैं मोदी, लेकिन ये कितने बदलेंगे इस पर संदेह है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो अभी भी वैसा ही है, क्योंकि इतने जल्दी तो कोई बदलता भी नहीं और इंसानों को बदलना भी नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बार बार अपने आप को दिखा भी देते हैं। चुनावी भाषणों में भी उन्होंने अपने आप को दिखा दिया था कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं, और यही बात अब उनके बाकी नेताओं पर भी जाहिर हो ही जाती है। उनके नेता भी जिस तरह से बात बोलते हैं, हिंसा और अहिंसा को लेकर उनके बयान जो हैं वो सुविधा अनुसार बदल जाते हैं। ये सारी चीजें भी अब देश देख रहा है और समझ रहा है। अमरेंदु जी, अभी मैंने जो बात की थी कि अग्निवीर और इस सब मामलों को लेकर की, आरक्षण की बात को लेकर कि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इस बारे में आपने बताया। लेकिन अभी कुछ सवाल और भी हैं, जैसे अभी आपने जो जुडिशरी की बात की कि अब DY चंद्रचूड़, CJI DY चंद्रचूड़ अगर इस बात को कह रहे हैं, भले इशारों में ये कह रहे हैं कि दबाव वाली बात एक जो अगर उन्होंने लाई और अब उससे मुक्ति वाली बात है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला हुआ था, एक बड़ा घोटाला चुनाव शुरू होने से पहले सामने आया। हालांकि मोदी उसको अभी भी घोटाला मानने तैयार नहीं। उन्होंने तो ये बोला था कि जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं, ये उनकी शब्दावली थी। आज भी उन्होंने अपने भाषण में, मेरा ख्याल है EVM को लेकर ही शायद ये बोला था कि जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं। हालांकि DK शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, आज उन्होंने फिर ये संकेत दे दिया कि हम अभी भी तथ्य जुटा रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं। क्या है DK शिव कुमार का वो बयान, एक बार सुन लेते हैं उसको, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। Just one question. The Prime Minister, while speaking today, addressing, has raised a question about whether the EVMs were working or not. A question the Congress party should answer, because they definitely we will answer. We have a lot of. We are on the process of collecting a lot of evidences. We will collect the evidences and come back to you. Sir, अमरेंदु जी, DK शिव कुमार मंजे हुए नेता हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है कि हम एविडेंसेस, हम सबूत जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, इसका मतलब वो जरूर ही कर रहे होंगे, हवा में ये कोई बात नहीं बोली गई है। जिस दिन ये सबूत इकट्ठे हो जाएंगे और उसको वो पेश करेगी संसद के सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी को इस बात पर भी आपत्ति हुई कि ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट चले गए। मतलब अब आप विपक्ष के इस हक को या जनता के इस हक को भी छीन लेना चाहते हैं कि अगर आपको किसी बात पर सवाल उठाना है, आपको किसी बात पर न्याय की मांग करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे मत जाओ, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं तो हम ही सही हैं। नरेंद्र मोदी का अलोकतांत्रिक रवैया बार बार किसी न किसी तरह से जाहिर हो ही जाता है। तो आज नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा कि EVM को लेकर भी ये लोग बोले अब ठीक है, चैन से वो रहेंगे 5 साल, अब इस पर कोई बात नहीं होगी और EVM जो है वो आराम से वो रह पाएगी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वो भी इस बात पर खुश है
कि अब ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार का बयान इस ओर बड़ा इशारा कि ईवीएम को लेकर अभी इतने जल्दी शांति नहीं आएगी। अगर विपक्ष ने संदेह, और ये कोई मनगढ़ंत बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2 चरण के चुनाव में किस तरह से एकदम से आंकड़े बढ़ गए मतदान के, और उसके बाद खेल बहुत कुछ पलटा गया है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा कि मेरा मानना है कि अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो हर पैरामीटर से दुनिया मानेगी कि ये एनडीए की महाविजय है। आपने देखा कि 2 दिन कैसे बीते, ऐसा लगा जैसे हम हार गए, क्योंकि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे काल्पनिक वादे करने पड़े। अगर गठबंधन के इतिहास में आंकड़े देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन सरकार है। इस जीत को स्वीकार न करने का प्रयास किया गया। ये जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमलेंदु जी, मतलब इनकी जो भाषा शैली या इनके विचार ये बिल्कुल भी बदले हुए नहीं लगते हैं। ये है कि विपक्ष ने काल्पनिक वादे किए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, और 2 दिन ऐसा माहौल बनाया मानो हम हार ही गए। किस तरह का माहौल बनाया गया? 2 दिन आपको अगर ऐसा था तो आप तुरंत ही सरकार बनाने का दावा पेश कर देते, जिस दिन रिजल्ट आया आप अगले दिन ही कर देते। ऐसा करने से तो किसी ने उन्हें रोका नहीं था। और ये भी नहीं था कि विपक्ष ने ये बोला कि हम जाएंगे, नीतीश कुमार को हम अपने साथ लेंगे और चंद्रबाबू नायडू को हम अपने साथ लेंगे। खुलकर तो किसी भी नेता ने ये नहीं कहा। उन्होंने अपनी बैठक की, आप अपनी बैठक कर लेते, आप बुला लेते एनडीए के सारे दलों को, पहले ही बुला लेते। आपने क्यों 3 दिन का टाइम लिया? तो यहाँ नरेंद्र मोदी ये फिर से इंडिया गठबंधन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये अपनी राजनीति केवल इस नकारात्मकता के साथ ही जारी रख सकेंगे? और क्या ऐसे में एनडीए के बाकी दल उनकी इस नकारात्मकता को कब तक स्वीकार करेंगे? क्या एनडीए का खेल इसमें बिगड़ नहीं जाएगा? और ये जो बात मैंने की थी इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले की, चुनाव के पहले एक ये बड़ा घोटाला सामने आया था ईवीएम का, उसके बीच में आया कि वीवीपैट की सारी गिनती किस तरह से होती है, नहीं होती है। उसमें जो सारे सवाल उठे थे वो भी हम लोगों ने देखे, और ईवीएम के बारे में बहुत सारी चीजें, ऐसी जानकारियां सामने आई जो इससे पहले कभी भी सामने नहीं आई थी। और जनतंत्र के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि भाई किस तरह की जानकारियां मतलब आप ईवीएम को लेकर आपने छुपाई थी जो अब आपने बताई हैं। और तीसरा घोटाला अब जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है, शेयर मार्केट का घोटाला। आज जैसे ही एनडीए ने अपनी ये बैठक की और नरेंद्र मोदी को नेता बना लिया, मतलब कि ये तय हो गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, शेयर मार्केट फिर से आज चढ़ा है थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने ये जो विपक्ष की भूमिका अदा करना अभी से शुरू कर दिया है, उन्होंने बता दिया कि आप अपनी सरकार गठन, मंत्री पद जिसको देना है, जो तोड़ मोल भाव करना है, तोड़फोड़ करनी है, आप करते रहिए। हम अभी विपक्ष में हैं तो हम अपना काम करते रहेंगे। राहुल गांधी ने ये जो शेयर घोटाले की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर शेयर बाजार घोटाला तक, इन घोटालों के बीच कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को चला पाएंगे अमरेंद्र जी? देखिए, ये बहुत दिक्कतें नरेंद्र मोदी के सामने होंगी, और जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा आरोप जो लगाया है और उस पर जेपीसी की मांग की है, तो समिता जी ये बात तो निश्चित है कि संसद का जो पहला सत्र होगा उसकी शुरुआत जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए जेपीसी की मांग के साथ होगी। पहला ही जो है वो प्रस्ताव जो आएगा कि प्रश्नकाल रोको और जीरो आवर रोको, और पहले जो है इस पर चर्चा करो, वो सबसे पहले यही होगा कि जेपीसी की मांग की जाएगी और संसद नरेंद्र मोदी चलने नहीं देंगे और विपक्ष इसकी मांग करेगा। तो ये पहले दिन की ही एजेंडा तय हो गया। तो नरेंद्र मोदी को अभी बहुत कुछ समझना है। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी का चुनाव जो हुआ है, इसमें आरएसएस की क्या भूमिका है अभी ये सब पता नहीं चला है। तो आरएसएस अंदर क्या कर रहा है, या वास्तव में बालिग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा था आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वास्तव में आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इस पर भी हमको नज़र बनाने की आवश्यकता होगी। एक और चीज़ जो ध्यान देने की है शर्मिता जी, जो आपने भी कहा कि पहले गले में था वो भाजपा का पटका होता था, वो पटका बदला हुआ है, और जो पटका बदला हुआ है तो वो भाजपा के सांसदों के तो बदला हुआ है, लेकिन वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के गले में पटका दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो गमछा जो है। तो इनको क्यों नहीं दिया गया है? अब ये क्या मतलब जो है चीज़ें हो रही हैं, ये तो अभी नरेंद्र मोदी जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जिस तरीके के चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और विपक्ष की अपनी जो तैयारियां हैं, जाहिर सी बात है कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो आपने बात की, उसको लेकर के पहले ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर है कि इसकी SIT बना करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच कराई जाए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये घोटाला खुला है, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला खुला है, और उसमें सारी चीज़ें आई हैं किस तरीके से चंदा वसूली हुई है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे इसकी जांच करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच होगी, और जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी तो चूंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में
ईडी जो है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि हम आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाने जा रहे हैं, और इस पर जो सुनवाई कर रहे जज थे उन्होंने सवाल भी किया था। इसका मतलब फिर तो आप ये बहुत लंबी इसकी सूची चली जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, फिर तमाम दलों जो है उनके मुखिया इसमें शामिल होंगे। यानी कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होती है और ईडी की जिस तरीके की दलील है अरविंद केजरीवाल के केस में, अगर वो दलील मानी जाती है तो फिर जो है कोर्ट के बाहर आवाज़ लग रही होगी, नरेंद्र मोदी हाजिर हों, जेपी नड्डा हाजिर हों या बीजेपी के अध्यक्ष हाजिर हों, ये आवाज़ लग रही होंगी। तो ये किन किन मामलों में आवाज़ें लगेंगी अभी देखना है। विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष की बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ये, और मजबूर आप अभी से हो गए हैं, चूँकि आप अभी तक एक भी बार आपके मुंह से मोदी सरकार नहीं निकला है, आपके मुंह से भाजपा सरकार भी आपके मुंह से एक बार नहीं निकला है। आप एनडीए की सरकार की बात करते रहे, और आपको याद किनको करना पड़ रहा है जब आप एनडीए की बात कर रहे हैं? आपको याद करना पड़ रहा है बाला साहब ठाकरे को, आपको याद करना पड़ रहा है प्रकाश सिंह बादल को, आपको याद करना पड़ रहा है शरद यादव को, जो तीनों जो हैं जो आपसे अलग हो चुके। शरद यादव तो बाकायदा कांग्रेस में शामिल हो गए, अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई, फिर उनकी बेटी कांग्रेस में ही हम लोगों ने देखा किस तरीके से वो सक्रिय रहीं। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी आपसे अलग हो गई, बाला साहब ठाकरे की पार्टी आपसे अलग हो गई। तो ये सारे लोग आपको उनको याद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये कमज़ोर एक तरीके से कहा जाए नरेंद्र मोदी की निशानी ये सामने आ रही है। तो नरेंद्र मोदी जितने दिन भी प्रधानमंत्री रहते हैं, अब शपथ ग्रहण होती है उसके बाद क्या होता है वो परिस्थितियाँ हैं, हो भी पाती नहीं हो पाती, अभी उस पर बहुत सारी चर्चाएं उस पर हो सकता है और क्या क्या पीछे तैयारियां चल रही हैं वो। लेकिन अगर शपथ ग्रहण हो भी जाती है, रहते भी हैं, तो कितने दिन तक रह पाएंगे, और जितने दिन तक रह भी पाएंगे तो उतने कमज़ोर ही रहेंगे। जैसा कि संजय राउत का दावा है कि सरकार नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और बनेगी भी तो चलेगी नहीं। तो चलेगी नहीं ये तो हम भी निश्चित तौर पे कह रहे हैं, अगर बन भी जाती है तो चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो किसकी सरकार बनती है या फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पे अब होंगे। हालांकि मजबूत तो पहले भी नहीं थे, वो तो एक छवि बनाई हुई थी, वो छवि का खेल था। लेकिन अब वास्तव में जो है वो पहले जो तानाशाह एक तरीके की प्रवृत्ति थी, वो तानाशाही प्रवृत्ति में हम लोग को लगता है कि कुछ लगाम लगेगा निश्चित तौर पर। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब वो सत्ता संभाली थी उन्होंने पता नहीं किस उसमें 56 इंच की छाती वाला एक वो बयान दे दिया था, और उसके बाद कि हम दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, घर में घुस के मारेंगे, लाल आंखें, और पता नहीं किस किस किस्म के बयान वो देते जा रहे थे, जिससे लोगों को लगे कि हाँ बस जो है वो यही आदमी है और यही पूरे हिंदुस्तान का भला करेगा, एक नया इंडिया बनाएगा। नरेंद्र मोदी नया इंडिया तो नहीं बना पाए, लेकिन उनको सत्ता में आने के लिए मजबूरन पुराने इंडिया में ही लौटना पड़ा और पुरानी संसद में ही लौटना पड़ा, ये हम देख रहे हैं। और छवियों का खेल इस चुनाव में बहुत तेजी से उसका वो उजागर भी हुआ और सामने भी आया। जिस राहुल गांधी को बीजेपी ने हमेशा से एक कमजोर नेता और नौसिखिया नेता की तरह पेश करने की कोशिश की, अभी तक भी पीएम मोदी या उनके सोबत में कंगना रनौत भी, शहजादा ये सब लोग बोलने लगे थे, बोलते ही रहे लगातार। अमित शाह तो बार बार उनको इस तरह से बोलते, राहुल बाबा कहकर ही बोलते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने भी बिल्कुल बता दिया कि किस तरह से राजनीति सकारात्मकता के साथ की जा सकती है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्राएं जो दो निकाली, उसके बाद इस देश में पूरा नैरेटिव ही बदल गया। और उसी का आज ये हमने देख रहे हैं कि एनडीए जो है वो सिमट गया है, बीजेपी सिमट गई है। और वो जो 370 की बात तो भूल भी जाइए, वो 250 का मतलब वो 300 तक भी नहीं पहुंच पाई। और इधर कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। मोदी को इस बात से भी तकलीफ है, वो अभी भी कांग्रेस को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी सीटें उतनी तो पिछले 3 चुनाव में इनको नहीं आई। उनसे आपको क्या मतलब, कांग्रेस को कितनी सीटें आई नहीं आई, आप वो कांग्रेस पर छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कीजिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। कांग्रेस ने जो कांग्रेस और वाजपेयी सरकार अगर उन सब मिला लें तो जो देश में जो 70 सालों की सरकारें थी, उन लोगों ने जितना जो कुछ किया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, बल्कि जितना जो कुछ बनाया था उसको किस तरह से तेजी से सब कुछ बेच दिया, ये देश ने देखा है 10 सालों में। अभी भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, आगे और क्या होना है। तो अब यही रह गया बाकी कि अब ये जंगल भी प्राइवेटाइज हो जाएंगे और समुद्र भी हो जाएंगे, और मतलब जितनी प्राकृतिक संपदा है ये सब निजी हाथों में चले जाएगी अगर मोदी सरकार इसी तरह से काम करते रही जो वो ट्रेलर बता रहे हैं, और अगर उसी काम को वो जारी रखेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस काम को वो जारी रख पाएंगे। अब 56 इंच की छाती वाली बात नहीं, मजबूत सरकार वाली बात नहीं, नरेंद्र मोदी मजबूर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आगे नरेंद्र मोदी मजबूर हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई, बहुत सारे लोग यानी सारे सांसद उसमें पहुंचे थे,
संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा वो सब कुनबा दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अमलेंदु जी 4 बर्तन होते हैं तो उसमें वो होता है कि खटपट होती है। लेकिन यहाँ तो जिस तरह का एनडीए में कुनबा जोड़ा गया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये एनडीए में कुनबा जोड़ा गया है क्योंकि वैचारिक तौर पर न चंद्रबाबू नायडू न नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, और मान लीजिए वैचारिक तौर पर न भी हों, लेकिन इन लोगों पर जो पर्सनल हमले खुद नरेंद्र मोदी ने किए हैं, क्या इस अपमान को इनके राज्यों के लोग, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके वोटर हैं, क्या वो स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए हम एक पल को मान भी लेते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बड़े मंत्रालय लेने के लिए या वो सब करने के लिए उन्होंने वो मोदी का साथ दे भी देते हैं, लेकिन फिर इनके अपने राज्यों में इनका क्या जनाधार रह जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार के पलटी मारने के कारण उनका बहुत बुरा हश्र हुआ ही था, लोगों की नजर में उनकी छवि एकदम गिर गई थी। ठीक है, तेजस्वी यादव को सीटें नहीं मिली, उसके बहुत और कारण हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, इनकी अपनी क्या लीगेसी बन पाएगी? क्या ये अपने लिए अब ये किस तरह का राजनीतिक भविष्य देख पाएंगे अगर वो इसी तरह से मोदी के साथ कंटिन्यू करते हैं? तो एक तो समिता जी ये है कि तेजस्वी की पार्टी का 6% मत बढ़ा है, और नीतीश जी का और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में लगभग 3.5% मत जो है कम हुआ है। तो जो आपने छवि की बात की, वो छवि इसमें समझी जा सकती है। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट जो है वो ठीक है, लाभ हो गया उनको, लेकिन सीटें उनकी भी कम हुई वहाँ जाके। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि समिता जी की जो अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो उसमें निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि दोनों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उसने अपने सहयोगियों के साथ क्या किया है। और देखिए, जो पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा समिता जी कि इंडिया गठबंधन के दल जितने भी थे, वो जहाँ भी चुनाव लड़ रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक अच्छा जो था वो समन्वय था और एक अच्छी बॉन्डिंग थी। और कहीं भी आपको ये नहीं लगा होगा कि कहीं भी जो है दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई मनमुटाव हो या किसी कार्यकर्ता ने दूसरे दल के लिए काम ना किया हो जहाँ उसका प्रत्याशी ना हो। ये बॉन्डिंग हमको कहीं भी एनडीए के लिए देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि बिहार में भी हमको देखने को नहीं मिली। और खबरें ये आती नहीं कि नीतीश की पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग आपस में एक दूसरे के साथ वहाँ भितरघात करते रहे, उस तरीके से साथ में नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हैं, तो ये इस सरकार में भी इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, उनसे समझा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी से ही तोड़फोड़ की जो है वो चीज़ें शुरू कर दी हैं अपने सहयोगी दलों के अंदर ही। अब जिस तरीके से आज जो है जयंत चौधरी को बेइज्जत किया गया है वहाँ बैठा करके, यानी एक एक दल वाले लोग जो हैं वो तो बैठे हुए थे उस तरफ, और जयंत चौधरी जो थे वो बैठे हुए थे इस तरफ जाकर के सामने दर्शक दीर्घा में। तो जयंत चौधरी की स्थिति तो अभी से दर्शक दीर्घा में पहुंचाने वाली शुरू कर दी है। तो जो काम चंद्रबाबू नायडू के साथ 2019 में किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनके 4 सांसद जो थे वो शामिल करा लिए थे बीजेपी में, तो क्या जयंत चौधरी से इसकी शुरुआत होगी या जयंत चौधरी जो पलटेंगे? अब ये संकट जो बीजेपी के साथ छोटे छोटे दल जो हैं, एक एक 2-2 सांसदों वाले, उनके सामने ये संकट है कि उनको अगर अपने को बचाना है तो उनको एनडीए छोड़ना पड़ेगा अभी, वरना भारतीय जनता पार्टी पहले इनको ही खाएगी, जो ये छोटे छोटे दल हैं। और इधर इंडिया की भी तैयारियां हो रही हैं, वो भी इनसे सबके संपर्क में और सारी डील चल रही हैं। तो नरेंद्र मोदी एक अस्थिर सरकार के अस्थिर प्रधानमंत्री होंगे, जब तक भी रहेंगे तब तक रहेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी नहीं चलेगी, पूरी क्या, मुझे लगता है कि ये बहुत कम चलेगी, अल्पजीवी सरकार होगी। और नरेंद्र मोदी के नाम के आगे अभी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लगा है, वो स्थायी रूप से भूतपूर्व प्रधानमंत्री बहुत जल्द लगेगा, मुझको ऐसा लगता है। अभी वो केयर टेकर प्रधानमंत्री है, लेकिन आज जिस तरीके से बताया गया, अमित शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैसे, जब आपकी सरकार इस्तीफा दे चुकी, नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग आने वाले समय में समिता जी बदलता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमलेंदु जी आपकी इस बात के लिए। और हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं कंसल्टिंग एडिटर बुशरा खानम जी। बुशरा जी, ओवर टू यू, अब इस चर्चा को आप यहाँ से आगे बढ़ाइए। जी शुक्रिया सौमित्रा जी। तो जाहिर सी बात है कि लगातार हम बात करें, अभी हमने देखा कि किस तरह से संसदीय दल की जो बैठक हुई है एनडीए की, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन जो आपसे छिपाया जा रहा है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे और हम आगे बढ़े उसकी चर्चा करें। इससे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि अब से कुछ देर पहले जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा इस नई सरकार बनाने की कवायद को लेकर, वो सुनिए आप जरा।
कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री जो हैं एनडीए की बैठक हुई, उनको सब मान्य नेता यूनानिमसली उनको नेता मान लिया गया और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर एनडीए एक साइड है एस्पिरेशन रिजॉल्व करने के लिए भारत की, एनडीए का मतलब है नया न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये भी कहा कि जो मैंडेट है वो सिनेरियो है साफ तौर पे कि देश को एनडीए पर विश्वास है और जो 10 साल काम हुआ है वो जो है वो कमिटमेंट के साथ किया गया है। कांग्रेस को भी कहा कि जो कांग्रेस के जो 3 बार के अगर मिला ले नंबर, तब भी मौजूदा नंबर जो है बीजेपी के उसके बराबर में नहीं बैठे। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है, बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए,